अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल चाल है जी। जनाब हम आज इस चैप्टर 5 जो हमने शुरू किया हुआ है थ्योरी का आखिरी लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और अब सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते करते अब आपको यकदम एक चेंज नज़र आएगी इस चैप्टर में। मैथमेटिकल काम ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन समझने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग देखिए आपकी बुक पे तो है न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज़ अबाउट ग्रेविटी। मैंने लिखा है आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनाब एल्बर्ट आइंस्टाइन की दो थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पहले पेश की गई और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बाद में प्रेजेंट की गई। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है सेकंड ईयर में आधा चैप्टर हमारा है, आधे से थोड़ा सा कम ही है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये एक टॉपिक है जनाब, ये ग्रेविटी को डील करती है। तो इससे पहले कि हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करना शुरू करें, हम देखते हैं कि ग्रेविटी के बारे में हमारा नज़रिया क्या है। जनाब आली, न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी हमारे पास, बल्कि बेटर टू से ग्रेविटेशनल लॉ हमारे पास है Gm1m2/r²। इसका मतलब क्या है? सवाल नंबर 1, ग्रेविटी क्यों होती है? आपने डिस्कस किया हुआ इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या दो ऐसे बॉडीज जिनका मैस है, ग्रेविटी भी है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सवाल नंबर 1 ये है कि ऐसा क्यों है? दो मैसिव बॉडीज यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों पाई जाती है? जवाब ये है कि मैनू नहीं पता, जवाब ये है कि सानू नहीं पता, हमें नहीं पता। और जब हमें नहीं पता होता तो फिर हम ऐसे नहीं कहते कि हमें नहीं पता, ये कोई अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है जी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अंदरूनी पैदाइशी जो बस उसकी पहचान है, उसके साथ एसोसिएटेड है, इसको आप ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं, बस है। कोई बंदा आपको कोई उल्टा सीधा जवाब दे, आप उससे कहें कि भाई आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, आपने ऐसा ये काम क्यों किया, वो कहे बस मैं कीता, जा कर ला जो करना। आप कहेंगे यार ये है ये दादा, इसका मतलब है यू हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज और हर एक्शंस। वो है ये दादा, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, खसमा खावे आप ना घट कर सकते ना वध कर सकते। एक बच्चे को ना, छोटे बच्चे को क्लास में टीचर ने ऐसे लिखने के लिए दिया, माई पेरेंट्स। बच्चे ने एक बड़ा मज़ेदार सेंटेंस लिखा, उसने कहा कि पेरेंट्स हमें तब मिलते हैं जब वो बड़े बड़े हो चुके होते हैं, फिर उनकी आदतें ठीक करना हमारे बस में नहीं होता। दैट्स ऑल, उसने बात ही ख़त्म कर दी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो ग्रेविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैस। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एम्पिरिकल लॉ है, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे डिड्यूस किया गया। न्यूटन ने ये तो कहा कि ग्रेविटी मैस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी मैस की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू देयर मैसेस, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। लेकिन ग्रेविटी क्यों है मैसेस के दरमियान, दो मैसेस के दरमियान ग्रेविटी क्यों है? न्यूटन की थ्योरी इस बात का जवाब नहीं देती। ये आप याद रखें, ये ड्रॉबैक है इसका कि ग्रेविटी क्यों है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इसका जवाब नहीं है न्यूटन की थ्योरी के पास, न्यूटन लॉ के पास। और ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, क्यों करती है? ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्यों फॉलो करती है? इसका जवाब भी न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक नहीं है। यह भी ड्रॉबैक है न्यूटन की थ्योरी का, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक और ड्रॉबैक है। इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी लेक्चर में, इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स, इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूटन की थ्योरी फेल हो जाती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स। क्यों नहीं रहता? न्यूटन की थ्योरी इसका जवाब नहीं देती। न्यूटन की थ्योरी ये तो कहती है कि वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो ये कहती है मतलब एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली जब इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वाइट ड्वार्फ्स हैं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका कोई जवाब नहीं है। ग्रेविटी मैस पे डिपेंड करती है, मैस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन जिसका मैस है, जिन दो ऑब्जेक्ट्स का मैस है, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों पाई जाती है, इसका भी कोई जवाब
न्यूटन की थ्योरी के पास, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में इसका भी कोई जवाब नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया देती है, और आइंस्टाइन की थ्योरी में ख़ास बात यह है कि ये हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है, कि मतलब एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर तौर पे पेश करती है ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स। ग्रेविटी चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट कर लेती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ें क्यों खींची चली जाती हैं एक दूसरे की तरफ। आइंस्टाइन की थ्योरी के पास इसका बेहतर जवाब मौजूद है। मज़े की बात क्या है, आइंस्टाइन की थ्योरी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। मज़े की बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंटल थ्योरी लॉ है जो न्यूटन का है, और आइंस्टाइन तो वैसे ही थ्योरेटिकल फिजिस्ट था, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे काम नहीं किया उसने, थ्योरेटिकली काम किया सारा। बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने उसको प्रूव किया, जैसे अब रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स दरियाफ्त हुई हैं, तो वो आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल थ्योरी यानी आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वो सपोर्ट करती हैं। तो जनाब बहरहाल अब बात ये है कि न्यूटन की थ्योरी में ये जो ड्रॉबैक्स हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी कैसे इससे बेहतर है। इससे पहले कि हम आइंस्टाइन की थ्योरी को डिस्कस करें, चले हम एक छोटी सी एग्जांपल से बात को शुरू करते हैं। बात यह है जी कि हमने कहा कि लाइट बॉडी या हैवी बॉडीज़ हैं, ग्रेविटी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी की वजह से ये ज़मीन की तरफ आते हैं। लाइट बॉडी हैवी बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। अच्छा ये एक और बात हो गई, छोड़ें इस बात को। बात यह है कि अगर ये दो पॉइंटर, दो मार्कर मेरे पास हैं, अगर मैं इनको छोड़ूं तो ये कैसे जाएंगे, ज़मीन की तरफ जाएंगे। ओह मैं उठा लूँ, 1 मिनट दोनों को, तेरा भला हो। हाँ जी, तो जनाब अब ये दोनों कैसे गए हैं, ये बिल्कुल सीधे गए हैं नीचे, बिल्कुल। क्या ये पैरेलल गए हैं? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ये पैरेलल ही गए हैं नीचे। क्या वाकई में ये पैरेलल गए हैं? आइए देखते हैं जनाब। ये है जनाब आली ज़मीन, अर्थ। हाँ जी, अब मैंने यहां से 2 पॉइंटर गिराए, एक यहां से एक यहां से। हमने देखा कि ये बिल्कुल सीधे गए हैं। क्या वाकई में सीधे गए हैं? इसको भी ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, इसको भी ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो जनाब ये कहाँ जाएगा? हमने तो ज़मीन की सरफेस तक गिरते देखा ना, लेकिन अगर इनको आगे जाने का मौका मिले तो ये किधर को जाएगा? ये पहुंचेगा चलते चलते ज़मीन के सेंटर पे, और ये कहाँ पहुंचेगा? चलते चलते ज़मीन के सेंटर पे। तो अब देखें तो क्या ये दोनों पैरेलल गए हैं? बिल्कुल जनाब ये तो पैरेलल नहीं गए हैं, ये तो ऐसे करके इनके दरमियान फासला यहाँ पे ज़्यादा था, और जैसे जैसे आगे चलते गए इनके दरमियान फासला कम होता गया। कम होते 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 फासला क्या हुआ इनके दरमियान? बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसका मतलब पैरेलल नहीं गए। हालांकि मैंने इनको थ्रो नहीं किया किसी मखसूस सिमत में, मैंने तो इनको जस्ट रिलीज़ किया था। अगर मैं इनको बिल्कुल सीधा फेंकता तो भी, अगर मैं यहाँ से इनको सीधा फेंकता ऐसे करके सीधा, क्या ये ज़मीन के करीब सीधे बिल्कुल ऐसे जा सकते थे? नहीं, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ये रुख बदल के ज़मीन के सेंटर की तरफ आ जाते। यहाँ से मैं इनको फेंकता ज़मीन के सेंटर की तरफ आ जाते, यहाँ से फेंकता ज़मीन के सेंटर की तरफ आ जाते। हर राह जो गुजरती है इधर से होके गुजरती है। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी एक सीनियर स्टूडेंट थी, वो कुछ साल पहले पास आउट हो गई थी बच्ची मुझसे पढ़ के, तो वो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर वो आपकी एकेडमी में फ़लाँ जगह पे यहाँ पे एक ये फ़लाँ वाक़या हुआ। मैं क्या बेटा आप तो आजकल वहाँ पे आती नहीं पढ़ने के लिए, आपको कैसे पता चला? कहती लो सर ये क्या बात है, मुझे फ़लाँ अपनी फ्रेंड से पता चला, इत्फाक से वो भी हमारी स्टूडेंट थी, मैं उनको भी जानता था। मैं क्या वो भी आजकल नहीं आती पढ़ने के लिए, वो भी पास आउट हो चुकी हैं, उनको कैसे पता चला? वो आगे हंस के कहने लगे लो सर ये क्या बात करती हैं, सारे पीर माल और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, हर घर से बच्चा तो आपके पास आता है, या आपके पास आता है, या उसका कोई बहन भाई आता है, या वो पढ़ के जा चुका है, तो जो भी कोई मामला होता है तो पता चल ही जाता है। तो वो एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, तो स्टेज ड्रामे कहा है, तो कहते अल्लाह ने जिन्हें भी दिता उन्हें अगे सानू ही दिता। तो मतलब ये कि जो भी रास्ता गुजरता है, जो भी रास्ता गुजरता है, तो वो मतलब ये था। मैं कहा जी अच्छा अल्लाह ने जिन्हें भी बच्चा दिता उन्हें अगे सानू ही दिता, मतलब पढ़ाने के लिए। तो जनाब जो भी रास्ता है वो सीधे रास्ते की बजाय इधर से होके गुजरता है। तो ये सीधा जाने की बजाय आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, इवन यहाँ तो मैंने रिलीज करने वाली एग्जांपल दी ना, आप रिलीज करने की बजाय आप उसे थ्रो करें, आप इधर को फेंक दें सीधा,
ये ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से सीधा नहीं जाएगा बल्कि मुड़ के इसकी तरफ आ जाएगा, अपना असल रास्ता छोड़ के ग्रेविटी की वजह से इसकी तरफ आ जाएगा। ग्रेविटी ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी, इस ज़मीन ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि हर वो शय जो उसके करीब से गुजरेगी या गुजरना चाहेगी, अब गौर से देख ले सूरत हाल क्या बन गई। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का पाथ कैसा बन गया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ की बजाय कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री में तब्दील हो गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे ज़मीन ना होती तो उसकी ग्रेविटी भी ना होती, फिर क्या ये दोनों पॉइंटर बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आगे मिल जाते? नहीं, फिर रिलीज करने पर ये हो सकता है मूव भी ना करते, मुझे फेंकना पड़ते। अगर मैं इनको स्ट्रेट फेंकता तो फिर ऐसे ये मिलते ना बल्कि सीधे जाते, फिर चांद की ग्रेविटी इनको खींच लेती। चांद भी ना होता, सूर्य की ग्रेविटी खींच लेती, कोई और ग्रेविटी किसी और की होती। चलें जी, हम ज़मीन को उठा के साइड पे कर लेते हैं, कि थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ़र्ज किया हुआ। ये ना कहेंगे सर ज़मीन चुक के रखोगे कितने, मैं चुक के शापर छुपा के साइड पे रखती। चांद भी उठा के इधर साइड पे रख दिए, बाद में उठा लेते हैं, अब भाई ले जा दूर इथों, साइड पे ले जाए। वीनस, नेपच्यून, जनाब मरकरी, सारे प्लैनेट, सूरज भी चुक ले आओ, चुक के साइड पे कर दो, गर्मी जरा घटे। पूरा सोलर सिस्टम साइड पे कर दिया, पूरी गैलेक्सी साइड पे कर दी, यूनिवर्स में हर शय फारग कर दी है। यूनिवर्स वाइट बोर्ड के सूरत में आपके सामने मौजूद है, जहाँ पे कुछ नहीं है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, छोड़ें इसको, मैं हूँ ही नहीं, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हर वो शय जिसका जो मटेरियल है, जो मैटर है, वो हमने यहाँ से उठा के साइड पे कर दी है। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहां से रिलीज करता हूं, मतलब यहां से थ्रो करना ज्यादा बेहतर है, यहां से मैं थ्रो करता हूं किसी ऑब्जेक्ट को, फेंकता हूं मैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो किधर को जाता है, आप उसे जिस सिमत में फेंकेंगे उसी सिमत में सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में अपना सफर जारी रखेगा। उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला तो कोई है ही नहीं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो नतीजा क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। लाइन जो भिंगी होगी ये मेरी नलायकी है, फर्ज करें सीधी है, सीधी होनी चाहिए। ये उसका पाथ है जो उसने ट्रेस किया। अब यहां से मैं उसको फेंकता हूं, किधर को जाएगा, सीधा जाएगा। याद रखें ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि कोई मैस ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है, ये स्पेस बन रही है, 2 डायमेंशन में है। आप 3 डायमेंशन में बना सकते हैं, बोर्ड चूंकि 2 डायमेंशन में है, मैं फिलहाल 1 डायमेंशन बना रहा हूं, दूसरी डायमेंशन भी बनाता हूं। और अगर ऐसे करके इधर को फेंकें, ये भी सीधा ही होगा, जैसे ग्राफ पेपर होता है वैसे बनता जाता है ना। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, स्पेस, मुझे अब कहना है स्पेस टाइम, ये नई बात आ गई जी। स्पेस टाइम क्या है, स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट x, y और z, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। टाइम साथ में चौथा कोऑर्डिनेट टाइम शामिल हो गया, तो स्पेस टाइम में 4 कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, t। व्हाट इज स्पेस टाइम? आसान जुबान में आप ये समझ लीजिए कि स्पेस टाइम क्या है। आप कहते हैं जी मुझे फ़लाँ जगह पे मिले, फ़लाँ वाक़या हुआ, कहाँ पे हुआ जी, सदर बाज़ार पीर महल में हड़ताल हो गई आज, 2 बंदे लड़ पड़े आज, ये स्पेस है। अच्छा, ये वाक़या कब हुआ, 4 बजे, टाइम भी साथ में शामिल हो गया, स्पेस टाइम। कहाँ पे, स्पेस, कितने बजे, टाइम, ये है स्पेस टाइम। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल कितना है बीच में, इसके कोऑर्डिनेट, टाइम वाला कोऑर्डिनेट भी साथ में शामिल होगा। स्पेस टाइम फ्लैट है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। स्पेस टाइम क्या है, फ्लैट है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम फ्लैट है। और उसमें क्या होगा, इन फ्लैट स्पेस टाइम शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। एक रेक्टेंगल के 2 एडजेसेंट साइडों के दरमियान एंगल कितना है, 90 इन फ्लैट स्पेस टाइम। राइट एंगल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करें, जवाब कितना आता है, 180
फ्लैट स्पेस टाइम में। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम इज फ्लैट। ग्रेविटी क्या करेगी, अब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपको कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को क्या करेगी। जी ये देखें जी आपके सामने जनाब लेक्चर में हमारे साथ आलियान अहमद ज़ीरक साहब हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। ये देखें जी ये जो बोर्ड पे बनाया गया है स्पेस टाइम, वही स्पेस टाइम यहाँ पे हमने बनाया है। ये ज़रा ऐसे करें जनाब, ये देखिए, ये देखें जनाब इस पे लाइनें लगी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। स्पेस टाइम इस वक्त बिल्कुल फ्लैट, थोड़ा खींचे बेटा इसको ऐसे, हाँ जी, इस वक्त स्पेस टाइम बिल्कुल फ्लैट है। हॉरिजॉन्टल लाइनें और वर्टिकल लाइनें बिल्कुल सीधी हैं। ये है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अब इसको ऐसे करें, ये देखें जी इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, खींच के रखें शाबाश, ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी। इन दी एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम है जनाब बिल्कुल फ्लैट। तो जनाब अगर ग्रेविटी हो, ये देखिए ये ज़मीन है, फ़र्ज़ कीजिए ये ज़मीन है, वो सारा कुछ जो हमने शापर में डाल के रखा था उसमें से ज़मीन को उठा लिया। अब यहाँ पे स्पेस टाइम में किसी जगह पे ज़मीन मौजूद है, यहाँ पे ज़मीन है। अब इस ज़मीन की वजह से क्या हुआ जी, थोड़ा सा ऊपर करें जनाब, देखें ज़मीन की वजह से क्या हुआ, जब ये ज़मीन नहीं थी तब क्या था, तब स्पेस टाइम बिल्कुल फ्लैट था। लेकिन ज़मीन की वजह से क्या हुआ जी, स्पेस टाइम कर्व हो गया। इसका मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। ज़मीन की वजह से क्या हुआ जी, दरमियान वाला हिस्सा बिंगा हो गया। अब वो जो लाइनें, खींच के रखें शाबाश, अब वो लाइनें जो बिल्कुल सीधी थी, अब वो लाइनें सीधी होने की बजाय टेढ़ी हो गई हैं, ये ऐसे हो गई हैं। ये छोटे से हिस्से में अगर यहाँ पे ज़मीन है ना, तो ये लाइनें अब ऐसे करके हो गई, यहाँ वाली लाइनें भी अब ऐसे करके हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा कि अब आप किसी चीज़ को यहाँ से फेंकेंगे, अगर तो स्पेस टाइम है बिल्कुल फ्लैट, आप यहाँ से इसको फेंकेंगे ये जाएगा बिल्कुल सीधा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे जो स्पेस टाइम कर्व हो गई है इन फेवर ऑफ अर्थ, तो यहाँ से आप किसी शय को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, आप देखेंगे स्क्रीन में ये कहाँ गया जी, ज़मीन के पास चला गया। इसको यहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ पे जाएगा जी, देखें तो ये ज़मीन की तरफ चला गया। ये रेड वाला मार्कर देखिएगा, ये ज़्यादा आसानी से नज़र आ जाएगा, खींच के रखें शाबाश जोर से। तो जनाब ये देखें, तो चूंकि ग्रेविटी ने स्पेस टाइम को कर्व कर दिया, वो स्पेस टाइम के हालात ऐसे बन गए हैं कि मैसिव ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में सारी लाइनें टेढ़ी हो गई हैं। अवेलेबिलिटी ऐसी बन गई है कि जिस शय को भी आप यहाँ से थ्रो करेंगे, रिलीज करेंगे, वो सीधी जाने की बजाय अब वो उसी रास्ते को इख्तियार करेगी जो रास्ता मौजूद होगा। हम इसे कहते हैं जी कि स्पेस टाइम को आप यूं समझ लीजिए जैसे ये रबड़ की शीट की तरह है, और ये रबड़ की शीट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की मौजूदगी की वजह से ये खामदार हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सारी लाइनें, सारे अवेलेबल पाथ अब सीधे नहीं रहते बल्कि कर्व्ड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। अगर ये ज़मीन ना होती फिर ये पॉइंटर बिल्कुल सीधा जाता, लेकिन अब ज़मीन की मौजूदगी की वजह से ये अपना सीधा रास्ता छोड़ के टेढ़े रास्ते पे चलेगा। जो भी शय अब यहाँ से रिलीज़ करेंगे, यहाँ से रिलीज़ करेंगे, यहाँ से रिलीज़ करेंगे, ये इसी टेढ़े रास्ते पर ही चलेगी, क्योंकि अब सीधा रास्ता ही अवेलेबल नहीं है। तो हर शय की मजबूरी है कि वो सीधा रास्ता छोड़ के टेढ़े रास्ते पे चलना शुरू कर दे। तो अब आप देखें जनाब के वो जैसे आपको रबड़ शीट वाली डेमोन्स्ट्रेशन दी अभी, तो जनाब ये देखें ग्रेविटी ने स्पेस को कर्व कर दिया। शार्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्लैट ज्योमेट्री, वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब जब यहाँ पे मैस आ गया कोई, तो मैस ने, ये सारी वर्चुअल है, फर्जी हैं, एक्चुअली नहीं है, लेकिन मैस की मौजूदगी की वजह से उसके सराउंडिंग रीजन में हालात ऐसे बन गए हैं कि कोई भी शय जो मूव करेगी, ये ज़मीन है जी, तो कोई भी शय जो मूव करेगी यहाँ से, ये अब इसकी तरफ आ जाएगी। इसने अपने इर्द गिर्द अपने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, जहाँ तक इसने स्पेस टाइम को कर्व किया है वहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो हर शय जो गुजरेगी वो इसकी तरफ ऐसे होके गुजरेगी, ऐसे इसकी तरफ से होके गुजरेगी। स्पेस टाइम कर्व हो गया। आप देखेंगे ये जितना कर्व करे, कितना कर्व करेगा, जितना ये खुद है इसके असर के मुताबिक ही होगा। तो मैंने निशानी के लिए जैसे ये
लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं वैसे लाइनें लगाई हैं। तो ये कर्व ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, ये वही कर्व ज्योमेट्री है। यहाँ पे आपको देखना आसान है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा करीब से, ये एक ट्राइंगल है। कर्व ज्योमेट्री में इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं इनका मजमुआ 180 नहीं होगा। और इसी तरह से जो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल के भी एंगल 90 के नहीं बनेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट ही इसमें नहीं है। कर्व ज्योमेट्री में वो सारे कंसेप्ट ही चेंज हो गए। तो कर्व ज्योमेट्री में हम कहते हैं कि मुख्तसर तरीन रास्ता सीधा रास्ता है। हमने कभी कहा लीनियर मोशन में ज्योमेट्री कर्व होगी, आप कहेंगे सर जी अगर ज्योमेट्री कर्व है, इस बॉल पे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सीधा रास्ता तो अवेलेबल ही नहीं है, रास्ता ही टेढ़ा है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन इन फ्लैट ज्योमेट्री। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड जियोडेसिक इन कर्व्ड ज्योमेट्री। क्या कहलाता है? तो जियोडेसिक वही डेफिनेशन है जो फ्लैट ज्योमेट्री में डिस्प्लेसमेंट की है, कर्व्ड ज्योमेट्री में इसका नाम जियोडेसिक है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड जियोडेसिक इन कर्व्ड ज्योमेट्री। तो वो जो कहा था आपसे कि मुख्तसर तरीन रास्ता सीधा रास्ता है, अगर सीधा रास्ता ही अवेलेबल ना हो, ज़माना ही ख़राब हो जाए, तो जितना का रास्ता सीधा है आपको मिले उतना तो इख्तियार करें ना, बाकी तो मसले बाद के हैं। तो ये अब जियोडेसिक है। अब वो सारे कंसेप्ट चेंज हो गए। तो हम कहते हैं जनाब कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। ये आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है, आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। और इसके मुताबिक क्या सूरत हाल है जनाब आली? इसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि ग्रेविटी ने स्पेस टाइम को कर्व कर दिया है, हर शायद जियोडेसिक पे मूव करेगी। तो हम आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ये नहीं कहते कि ग्रेविटी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। हम ये अब नहीं कहते हैं ग्रेविटी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करती। हम कहते हैं ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। ग्रेविटी हालात ऐसे पैदा कर देती है कि हर शय जो गुजरती है वो इसकी तरफ को चलना शुरू कर देती है, वो अपने सराउंडिंग रीजन में ऐसी सूरत हाल पैदा कर देती है। आइंस्टाइन थ्योरी न्यूटन की थ्योरी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। क्यों? ये एक विजुअल पिक्चर देती है आपको ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स, ग्रेविटी कैसे काम करती है, ग्रेविटी चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ये नहीं कहती ग्रेविटी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, ये कहती है ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, जिसकी वजह से हर शय जियोडेस्क पे मूव करती है। तो मैं ज़रा यहाँ पे डायग्राम अब बनाता हूँ। तो जनाब होता ये है कि पहले ग्रेविटी फ्लैट थी, अब ग्रेविटी ऐसे कर्व हो गई है। यहाँ पे ये देखिए इस अर्थ की मौजूदगी की वजह से अर्थ या मून जिसका मैस जितना ज़्यादा है वो ऐसे ही उतना ज़्यादा खम पैदा करेगा। या चार पाई पे को बड़ा बंदा बैठ जाए, भारा बंदा बैठ जाए, चार पे दरमियान को हो जाती है, छाबा रखे रोड के थल्ले, गिलास रखे रोड के थल्ले, रोटी रखे रोड के थल्ले, सालन रखे रोड के थल्ले, तो पास दूसरी तरफ को उससे भी ज़्यादा वजनी बंदा बैठ जाए तो अब इधर की बजाय उधर को हो जाएगी, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, उसने स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व कर दिया। अब यहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ तक इसने स्पेस टाइम को कर्व किया हुआ है। यहाँ पे कोई शक रखेंगे ग्रेविटी का असर नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। यहाँ तक देखिए पहले थोड़ा कर्व है, ज़्यादा कर्व है, जैसे जैसे करीब आती जाएगी शायद स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, एक्सेलरेट होती जाएगी, फासला जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, फासला कम होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन आ गई ग्रेविटी क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। वो वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स का मतलब क्या है? हर स्टार पैदा होता है फिल्म स्टार की तरह, बड़ा होता है, पीक पे जाता है, फिर उसके बाद फना हो जाता है, बूढ़ा होता है, फना हो जाता है, अपनी उम्र के मुख्तलिफ दौर से गुजरता है। और एक वक्त उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी आता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी स्टार पर मौजूद इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर घुस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं, वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अब एटम का 99.9% हिस्सा आजकल तो खाली है, डेंसिटी बहुत कम है। जब सारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे, वो गैप जो एक एटम और दूसरे
एटम के दरमियान 99.9% हिस्सा खाली है, वो गैप नहीं रहेगा। वो पार्टिकल इतने करीब करीब आ जाएंगे कि उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वज़न उतना ज़्यादा हो जाएगा कि उस न्यूट्रॉन स्टार से मटेरियल जो आप लेंगे उसका 1 चम्मच पूरे K2 के बराबर होगा मैस में। तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, फिर उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा कर्व कर देगा कि तब ग्रेविटी फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, बल्कि हो सकता है R की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्यों फॉलो नहीं करती? क्योंकि स्पेस टाइम इतना ज़्यादा कर्व हो जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ये बेहतर आइडिया देती है, न्यूटन की थ्योरी हमें ये आइडिया नहीं देती है। हाँ, ग्रेविटी तो है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ज़्यादा बेहतर हमें ये कंसेप्ट प्रोवाइड करती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, हाउ ग्रेविटी वर्क्स। सवाल का जवाब क्या है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, जिसकी वजह से एवरीथिंग मूव्स अलोंग जियोडेसिक, हर शय जियोडेसिक पे मूव करती है। कर्व्ड ज्योमेट्री में वो सारे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन खासी ज़्यादा होती है सारा काम मैथमेटिकल, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक हमने थ्योरी को ही थोड़ा सा डिस्कस करना है। और इवन जो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, इस वीडियो के टाइटल पे आपको कर्व्ड स्पेस टाइम और लाइट के गुजरते हुए वो पाथ भी नजर आ रहा होगा। ये देखिए, जमीन ने अगर स्पेस टाइम को इतना कर्व किया है, ये जमीन है, तो जो भी शय अब यहां से गुजरेगी वो सीधी नहीं गुजर सकती, वो ऐसे करके टेढ़ी होके ही गुजरेगी, मजबूरी है उसकी। इसका मतलब है कि सूरज से जो लाइट आती, रोशनी आती है जमीन तक, अगर जमीन ना हो तो वो सीधी गुजर जाए। जमीन की मौजूदगी की वजह से वो इस कर्व्ड पाथ पे सफर करती है, ऐसे करके इधर को आ जाती है। जो इधर से गुजर रही थी वो भी ऐसे करके आ जाती है। जो जमीन तक आ गई ठीक है, जो जमीन से आगे जाएगी वो भी ऐसे करके टेढ़े रास्ते पे गुजर के जाएगी। तो ग्रेविटी लाइट को भी अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड भी ग्रेविटी की वजह से ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, लाइट की स्पीड ज्यादा नहीं होती। v = f लैम्डा। लाइट ये ऐसे करके आ रही है, वेवलेंथ है ना, तो जब इसको खींचते हैं स्प्रिंग खुल जाएगा, वेवलेंथ जरा ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट उतना ही, लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ग्रेविटी की वजह से। तो जनाब मतलब ग्रेविटी लाइट को भी अट्रैक्ट करती है और ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है। ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है, मतलब लाइट अगर वैसे तो सीधे लाइन पे सफर करती है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइट सीधे जाने की बजाय ऐसे कर्व्ड पाथ पे आ जाती है। लाइट का ये बेंड होना ऑब्जर्व किया गया 1917 के 1919 के सोलर एक्लिप्स में। हुआ ये कि जनाब ये सूरज है, सूरज से आने वाली लाइट वैसे तो सीधी जा रही थी, लेकिन ये ऐसे करके बेंड हो जाती है, ये ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। तो जनाब ये लाइट का बेंड होना, ये वैसे तो इसने बिल्कुल ऐसे सीधा जाना था, इनिक बेंड हो गई। ये बेंड होना ऑब्जर्व किया गया पहली दफ़ा 1919 के सोलर एक्लिप्स में, जो एक्सपेरिमेंटली इसका एविडेंस सामने आया। अगरचे न्यूटन की थ्योरी भी कहती है कि ग्रेविटी लाइट पर असरअंदाज होती है, लाइट बेंड होती है, लेकिन जब ये लाइट का बेंड होना ऑब्जर्व किया गया तो न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक जो प्रेडिक्शन थी उसकी बजाय आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जो प्रेडिक्शन थी उसके मुताबिक इसको पाया गया। और न्यूटन की थ्योरी जितना प्रिडिक्ट करती है लाइट का बेंड होना, आइंस्टाइन की थ्योरी से 2 गुना ज्यादा प्रेडिक्ट करती है। तो ये लाइट का बेंड होना आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक पाया गया। तब यहां से ये एविडेंसेस आना शुरू हुए कि आइंस्टाइन की थ्योरी ज़्यादा बेहतर है और ये ऑथेंटिक है। उससे पहले तो जब आइंस्टाइन की प्रेजेंट की वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट था, एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसकी बुनियाद पे ये सारी बात की गई, सिर्फ थ्योरी थी। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट प्रूव करते गए वैसे वैसे बात सामने आती गई। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कंपेयर टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। अगरचे बहुत सारी बातें इसमें कॉमन हैं न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक, लेकिन लाइट का बेंड होना
और वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में क्वार्नवर्स लॉ फॉलो नहीं किया जाता, और ग्रेविटी कैसे काम करती है ये जनाब ज़्यादा बेहतर है आइंस्टाइन की थ्योरी में। ये सारी बातें ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन और आइंस्टाइन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरीज हैं, ग्रेविटी के बारे में नज़रियात हैं, इनका कंपैरिजन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वो आपने पॉइंट्स कॉपी करके नोट कर लेने हैं। वो क्वेश्चन वो आपको सम अप किया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज अबाउट ग्रेविटी, अबाउट ग्रेविटेशनल लॉ। तो जनाब थ्योरी इस चैप्टर की इस वीडियो के साथ ख़त्म होती है। अगले लेक्चर से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।